Hello students, come to page number 104 of NCERT. Come to page number 104 of NCERT. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन जो सबसे पहले मिसेल्सन एंड स्टाल, राइट, ये दोनों ने प्रूफ किया. राइट डाउन मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. थोड़ा हमने सीक्वेंस अल्टर किया था एनसीईआरटी के लिए. राइट, सो वी आर ऑन पेज नंबर 104. लुक एट द डायग्राम. See here, Michelson and Stahl used the bacteria Escherichia coli. They used the bacteria Escherichia coli and the bacteria was grown on a media. अब आप जानते हो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा कि मीडिया पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है. मीडिया में जो फूड डाला वो बैक्टीरिया खा के खुद का सेल डिवीजन करेगा. सो देखो ये पेट्री प्लेट है, ये पेट्री प्लेट में फूड है. राइट, ये फूड में जो अलग अलग फूड सोर्सेस है, राइट, इट विल बी कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल बी कंटेनिंग सम प्रोटीन सोर्स, राइट, इट विल बी हैविंग सम फैट्स, राइट. ओके, सो ये मीडिया में जो नाइट्रोजन सोर्स था, राइट, वो नाइट्रोजन उन्होंने N15 प्रकार का डाला. Which nitrogen source was added? It was N15. बराबर. So इस पे जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है, the bacteria which is growing, ये बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहा है, इसके अंदर जो DS सर्कुलर डीएनए है, बैक्टीरिया के अंदर जो DS सर्कुलर डीएनए है, उसके पास नेचुरली, ये डीएनए के पास नेचुरली N14 था. Natural nitrogen which is not labeled is N14. मीडिया में उन्होंने क्या डाला? N15. बराबर, मीडिया में डाला N15. तो अब ये जो बैक्टीरिया मीडिया में से नाइट्रोजन लेगा, अब ये बैक्टीरिया मीडिया फूड खा के नाइट्रोजन देगा और नाइट्रोजन बेस बनाएगा, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन. तो ये नाइट्रोजन बेस के पास ऑब्वियसली N15 आएगा because in food the available nitrogen source is N15. फूड में N15 है, राइट. ओरिजिनली इसके पास N14 है. कलर कोड देखते हैं हम. N14 मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, N15 मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ. बराबर, राइट. सो सी दिस वन, ये बैक्टीरिया को N15 नाइट्रोजन सप्लाई किया गया. तो जब वो नए न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा तो ऑब्वियसली N15 यूज करेगा, राइट. और नए न्यूक्लियोटाइड बना के डीएनए रेप्लिकेशन करता रहेगा. सो ये N15 वाले मीडिया पे ये बैक्टीरिया हजारों जनरेशन ग्रो किया. लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड ग्रोथ उसको N15 की करते गए. तो ऑब्वियसली आफ्टर मेनी जनरेशंस यहाँ पे जो बैक्टीरिया बना, राइट, इट वाज हैविंग DS सर्कुलर डीएनए. इसके पास जो DS सर्कुलर डीएनए था, ये डीएनए के पास दोनों स्ट्रैंड में N15 थे, क्योंकि मीडिया में N15 ही प्रोवाइड किया था. राइट, सो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स विद Michelson and Stahl obtained a bacteria which is containing both the strands of DNA with N15 type of nitrogen base after repeated cultivation. ये N15 वाला DNA मैंने यहाँ पे यूज किया है. Here I am using more clear color code. रेड वाला N15 है, रेड वाला N15 है. So the experiment starts with a bacteria. E. coli having DS DNA, double-stranded circular DNA, which is having both the strands made up of N15. अब ये बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था. ये बैक्टीरिया को मीडिया पे ग्रो किया जिसके पास N14 था. This bacteria is grown on a media containing N14. यहाँ पे
पे हमने जो किया था उससे उल्टा यहाँ पे कर रहे हैं। N15 वाले को N14 वाले मीडिया पे ग्रो कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, रेड N15 वाले जो दो स्ट्रैंड है, रेड N15 वाले जो दो स्ट्रैंड है वो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। सी राइट, मीडिया में से N14, राइट, मीडिया में से N14 आया, राइट, और नया स्ट्रैंड जो डीएनए का बना, इसको मैंने ब्लू कलर यूज किया है, दिस इज अ न्यू स्ट्रैंड एंड द रेड वन इज ओल्ड स्ट्रैंड। बराबर। सो उसके पास दोनों N15 प्रकार के थे, उसको मीडिया N14 पे ग्रो किया। जो वैटसन एंड क्रिक का डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म हमने सीखा था, उसमें हमने क्या बोला, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और दोनों स्ट्रैंड को सेंस करके ये नए स्ट्रैंड बनेंगे। दोनों स्ट्रैंड को सेंस करके ये दो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। बराबर। तो हमको ये दो डीएनए मिले, इसको मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन। ये बैक्टीरिया का ये पहला जनरेशन है। ये जनरेशन के पास दो डीएस डीएनए है। दो डीएस डीएनए में से रेड कलर के ओल्ड, मतलब जिनके पास N15 है, वो दो है, राइट, और ब्लू कलर के दो है जिनके पास N14 है, राइट। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट जनरेशन। क्लियर। अब इनको फिर से ग्रो किया सेम मीडिया पे, तो दो डीएनए के 4 स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और चारों स्ट्रैंड पे देखो रेड कलर के ओल्ड डीएनए, राइट, रेड कलर के ओल्ड डीएनए सेपरेट हो गए, ये एक और ये एक, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, और ये सेपरेट होने के बाद इस पे नए स्ट्रैंड्स बने, जो स्ट्रैंड N14 मतलब ब्लू यूज करके हुए थे, तो ये वाला नया है, ये वाला नया है, ये वाला नया है, राइट। सो इस प्रकार से हमको 4 डीएस डीएनए मिलेंगे। क्लियर। चलो इसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं कि हमको क्या क्या कैसे कैसे मिल रहा है। ओके, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस से। अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट जनरेशन, राइट, देन इन फर्स्ट जनरेशन यू विल सी, देखो मैंने देखा है यहाँ पे क्लियर लिखा है कॉलम, नंबर ऑफ डीएस डीएनए। फर्स्ट जनरेशन में नंबर ऑफ डीएस डीएनए विल बी 2, राइट। नंबर ऑफ सिंगल स्ट्रैंड्स, अगर 2 डीएस डीएनए है तो सिंगल स्ट्रैंड का नंबर 4 होगा। 2 डीएस डीएनए मतलब सिंगल स्ट्रैंड्स हमारे पास 4 है, राइट। उसमें नंबर ऑफ न्यू N14, राइट। सो ये टोटल 4 में से न्यू 2 है और ओल्ड वाले जो रेड कलर से हमने लिखे हैं वो भी 2 है। Isn't it? सेम कैलकुलेशन इसके लिए करते हैं। चलो, कितने डीएस डीएनए मिले हमको सेकंड जनरेशन में? 4। कितने डीएस डीएनए मिले सेकंड जनरेशन में? 4। डबल स्ट्रैंडेड 4 है, तो सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास 8 है। सिंगल स्ट्रैंड हमारे पास 8 है, बराबर। अब 8 में से नए कितने हैं और पुराने कितने हैं? देखो, रेड वाले तो 2, वो 2 ही है। अब 8 में से 2 अगर ओल्ड है तो 6 न्यू है N14 वाले। Got it? Right? So हमने सेमी कॉन्जर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कंसीडर करके ये कैलकुलेशन लिख लिया। यहाँ पे जो 2 नए बने, these are hybrid. Hybrid means what? 50% old, 50% new. बराबर। ओके, इनके पास N15 N14 है, इसके पास N15 N14 है, बराबर। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये वाला है N15 और ये ब्लू वाला है N14। ये दोनों 14 ये दोनों 14 बराबर। और ये इधर का ये है 14 और रेड वाला है यहाँ पे 15। सो हर एक का मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा, राइट। सो सी, राइट नाउ यू आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। ये वाला टोटल N15 N15, ये वाला N15 N14 और तीसरा 14 प्रकार का, राइट। सो सी, अब ये तीनों में मिसेल्सन एंड स्टाल ने डिफरेंस कैसे किया?
So come to the diagram shown here on page number 105. 105 पे diagram है. See, 3 test tubes are drawn. N15 N15 वाला जो red DNA है, that is containing N15 N15, so it is heavy, right? It will sediment at the lower side of the test tube after centrifugation, right? Okay, यहाँ पे इन्होंने CSCl ये solution यूज किया जिसमें ये DNA सेंट्रीफ्यूज किए गए. अगर DNA N15 N15 वाला है तो वो हेवी है, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल करेगा, बराबर. देन ये देखो N15 N14 वाला, एक ग्रीन और एक रेड. ओके, एक ग्रीन और एक रेड, राइट. सो इट विल बी सेटलिंग इन द मिडल पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इट विल बी सेटलिंग इन द मिडल पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, राइट. एंड द लास्ट वन ये वाला जिसमें 2 हाइब्रिड है और 2 पूरे के पूरे नए हैं. दिस विल बी N14 N15, दिस विल बी N14 N14, राइट. सो ये मिडल में सेटल होंगे और ये लाइट है तो टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर सेटल होंगे. गेटिंग द थिंग, राइट. सो जब ये डीएनए को आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपको ये डीएनए 14-14 वाला टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर दिखेगा और ये जो 2 हाइब्रिड डीएनए हैं, राइट, वो टेस्ट ट्यूब में मिडल में रहेंगे. ओके, सो व्हाट इज द बॉटम लाइन? हम सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद, राइट, रेड वाला N15 DNA will settle at the base, right. Then blue red वाला, राइट, जो N15 N14 है, it will settle here in the middle. and जो दोनों के दोनों N15 N15 है, it will settle at top. Isn't it according to their heaviness? N15 F15 nitrogen heavy, so it will settle down. It will be in the middle, hybrid वाला, और ये रहेगा सबसे ऊपर, बराबर. सो देखो, जब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट जनरेशन ऑक्टेन की, तो सबके सब डीएनए मिडल में सेटल हुए. जब सेकंड जनरेशन ऑक्टेन की तो कुछ डीएनए मिडल में सेटल हुए और कुछ डीएनए नीचे सेटल हुए. क्लियर? सो व्हाई दे आर गेटिंग दिस रीडिंग? व्हाई दे आर गेटिंग दिस रीडिंग? इट इज बिकॉज द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव. N15 N14 वाला मिडल में आएगा, N15 N15 वाला नीचे जाएगा और 15-15 वाला, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने 14-14 लिखना था, सबसे लाइट 14-14 वाला सबसे टॉप पे आएगा. 14-14 वाला सबसे टॉप पे आएगा, लाइट. So this experiment clearly proves that DNA replication is occurring in this way. DNA replication is occurring in this way. Total N15 N15 is grown on a media containing N14. 2 strands separated. New strand, new nucleotides are synthesized by using N14 type of nucleotides. So old is red, new is blue, right? So this is semi-conservative. It is proved because it settles in the middle. When it further grows on a media containing N14, this red separate, blue separate, and new strands which are synthesized are all of blue type. All of blue type, right? And now blue मतलब हमको यहाँ पे 14-14 मिलेगा जो सबसे ऊपर आएगा, राइट. 14-15 वाला मिलेगा जो सबसे नीचे. अब ऐसा हमको मिलेगा ही नहीं ये जनरेशन में, क्योंकि मीडिया में हमने N15 प्रोवाइड ही नहीं किया, राइट. सो दिस टोटल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्स दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव. क्लियर? अब ये चार्ट मैंने जो ड्रॉ किया है ये हमको प्रॉब्लम के लिए फॉर्मूलाज देगा, बिकॉज द क्वेश्चन विल बी फ्रेम्ड दैट द E. coli containing N15 N15 is grown on a media for 10 generation. How many DNA will be with N14 and how will be with N15? So ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो ये चार्ट आपको क्वेश्चन के आंसर्स देगा, राइट. सो सी नंबर ऑफ जनरेशन, ओके, नंबर ऑफ जनरेशन से हमको डीएनए मिल रहा है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे
2 to the power n, राइट, ये फॉर्मूला है, वेरिन हमने लिखा n इज जनरेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 to the power 1, राइट। सो फॉर्मूला मैंने यूज किया 2 to the power 1, इट इज फर्स्ट जनरेशन, सो टोटल dsDNA विल बी 2। अब यहाँ पे सेकंड जनरेशन है, सो आई एम राइटिंग डाउन द फॉर्मूला 2 to the power n, दैट इज 2 to the power 2, तो आंसर आएगा 4। अब यहाँ पे देखते हैं, सी हियर, ये थर्ड जनरेशन, राइट। टोटल मेरे पास 8 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 8 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो 8 डीएनए से 8 के 8 स्ट्रैंड सिंगल बनेंगे, राइट। ये रेड ब्लू सब देखो मैंने 8 सिंगल स्ट्रैंड ड्रॉ किए। अब इस पे नया डीएनए बनेगा जो ऑब्वियसली N15 यूज करेगा, राइट। सो ये जो नए बनेंगे ये 15-15 वाले बनेंगे, राइट। सो 4 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमको 8 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे, तो फिर से फॉर्मूला क्या हो गया 2 to the power 3, सो नंबर ऑफ dsDNA विल बी 8, नंबर ऑफ dsDNA विल बी 8, राइट। सो सिंपल, यहाँ पे फिर सिंगल स्ट्रैंडेड का नंबर रहेगा 16। अब ये समझ रहे हो सिंपल सी बात, राइट। अगर 16 टोटल सिंगल स्ट्रैंड है तो उसमें से 2 ओल्ड है, तो ऑब्वियसली 14 न्यू है, क्लियर, राइट। सो दे कैन आस्क यू एनीथिंग फॉर इन द थर्ड जनरेशन, हाउ मेनी स्ट्रैंड्स विल बी सिंथेसाइज्ड, 60, how many will be of old type with N15 and 15, 2, how many will be with new type, right, that will be N14 and 14, it will be 14, how many are hybrid, see hybrids will be always 2, right। इसके आगे ये जो old strand वाले हमको मिलते हैं, right, old strand हमको 2 मिलते हैं, तो ये हमेशा hybrid का नंबर भी रहेगा, क्योंकि ओल्ड स्ट्रैंड के साथ नया स्ट्रैंड हमेशा जुड़ेगा। सो ओल्ड स्ट्रैंड, रेड स्ट्रैंड विल बी 2 till 10 जनरेशन, 20 जनरेशन, 50 जनरेशन, एंड हाइब्रिड विल बी ऑलवेज 2, राइट। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी टोटल न्यू डीएनए आर सिंथेसाइज्ड, इसका नंबर, सो इट विल बी 2 to the power n minus 2, राइट। सो number of we'll write down, next formula we can write down, number of new dsDNA, number of new dsDNA। अब देखो टोटल dsDNA कितने हैं 2 to the power n, राइट। उसमें से 2 हाइब्रिड माइनस हुए, राइट। सो दिस विल बी नंबर ऑफ टोटल न्यू dsDNA, क्लियर। दिस इज व्हाट इज Michelson and Stahl's experiment, और उसके आएंगे कैलकुलेशन। चलो कम टू एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, पेज नंबर 104। It is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was also shown first in Escherichia coli and subsequently in higher organism. Right? सबसे पहले Michelson and Stahl ने E. coli यूज किया, such as plants, humans. It is Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. They grew E. coli containing media NH4Cl. यहाँ पे मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था ना, पेट्री प्लेट में जो मीडिया डाला था, राइट, ये मीडिया में जो नाइट्रोजन सप्लाई था, राइट, ये नाइट्रोजन उन्होंने N15 प्रकार का लिया, right, containing N15 heavy isotope of nitrogen as the only nitrogen source for many generations. As a result of that, N15 was incorporated into newly synthesized DNA as well as other nitrogen containing compounds. Right? N15 यूज करके इस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, राइट, और जो बैक्टीरिया बने उन्होंने ओनली सोर्स N15 नाइट्रोजन यूज किया
और पूरे नाइट्रोजन कंटेनिंग केमिकल इंक्लूडिंग डीएनए, प्रोटीन, राइट, ऑल आर कंटेनिंग N15। वहां से हमारा एक्सपेरिमेंट N15 वाली इकोलाई से शुरू हुआ। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in calcium chloride CaCl। Okay, so ये लाइट, ये हाइब्रिड और ये हेवी, ये सेंट्रिफिकेशन से इस प्रकार से हम सेपरेट करेंगे। This heavy DNA molecule will be distinguished from the normal DNA by centrifugation in calcium chloride density gradient। Note that N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from N14 only based on densities। It's not radioactive, it is just heavy isotope। So heavy है तो वो settle करेगा। Then they transferred the cell into medium with normal N14 NH4Cl and took sample at various definite time intervals as the cell multiplied। N15 वाला N14 मीडिया पे, मतलब NH4Cl जिसके पास N14 है, उस पे ग्रो किया गया for many generation and we get this data and extracted the DNA that remained as double-stranded helix। The various samples were separated independently on CaCl gradient to measure the densities of DNA। Okay, so independent samples are collected and their centrifugation is done and they obtain this result। Can you recall what centrifugation force is and think why a molecule of high mass density could sediment faster। So centrifugation की प्रोसेस में ये सेपरेशन के अलग अलग मेथड है, राइट। इसमें सेंट्रीफ्यूज करने से हेवी केमिकल नीचे सेटल होगा, राइट, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन में हेवी डिस्टेंटली फोर्स किया जाएगा, लाइट वाला नजदीक रहेगा, बराबर। सो दैट इज लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से काम करता है। Thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to N14 media, that is after 20 minutes। E. coli divided in 20 minutes। E. coli का जनरेशन टाइम 20 मिनट है, एक के 2 20 मिनट में, 2 के 4 20 मिनट में। So they conducted the experiment and after each 20 minutes the samples are taken out। Had a hybrid or intermediate density। N14 N15 वाला hybrid, intermediate density वाला। DNA extracted from the culture after another generation, that after 40 minutes, right? ये 20 मिनट के बाद ये 40 minutes, right? यहाँ पे हम लिख सकते हैं first generation is after 20 minutes, second generation is after 40 minutes, this will be after 60 minutes, third generation। So even in MCQ they can talk about the timing। Timing will give you idea about the generation। एंड जनरेशन का नंबर मिल गया तो 2 to the power n फॉर्मूला यूज करके हम टोटल कैलकुलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। DNA extracted from the culture after another generation, that is after 40 minutes, second generation was composed of equal amount of this hybrid DNA as well as light DNA। देखो, 2 light DNA, 2 hybrid DNA in second generation। If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, right, if it is allowed to grow for, मतलब 40 के बाद 60 मिनट ये रहेगा थर्ड जनरेशन, और तो फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। If the E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the properties of DNA and hybrid density? So हमको यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन क्या होगा, 2 to the power 4 से कैलकुलेट करने होंगे। That you can do, right? Then very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect the distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958। This experiment proved that DNA in chromosome also replicate semi-conservatively। Right? So हमको दोनों ध्यान में रखने पड़ेंगे। Michelson and Stahl used E. coli and Taylor used Vicia faba। Okay, and they ultimately proved that the DNA replication is semi-conservative, right? DNA replication machinery we have completed from state board as well as NCERT। Now come to the next part, that transcription। अब DNA काम करता है तो DNA क्या करता है? Okay, so come to transcription। Write down the title, transcription। Hello students, come to very interesting and difficult area of molecular basis of inheritance, right? अब यहाँ पे हम देखेंगे
कि डीएनए काम कैसे करता है। देखो थोड़ा अगर हम हिस्ट्री, थोड़ा प्रीवियस लेसन की तरफ देखेंगे तो हमने सबसे पहले क्या देखा, वी स्टार्टेड विथ विच केमिकल एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो विच आर द प्रोबेबल कैंडिडेट्स। Probable candidates can be carbohydrates, proteins, fats and nucleic acid. उसमें से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को साइंटिस्ट ने निग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास रिलेशन नहीं था। सो दोनों को फोकस किया गया, दैट इज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के दो प्रकार, डीएनए और आरएनए। तो इसमें से कौन जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड है कि प्रोटीन है? तो हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवेरी, मैकली और मैकार्टी एंड अल्टीमेटली Hershey concluded that it is a DNA which is genetic material. Then we discussed that which was the most primitive type of genetic material. Then we come to know that it was RNA. पहले RNA genetic material था, लेकिन RNA unstable था. We discussed its reasons, and then we come to know, or we finalized by experimental proof, that DNA being stable, DNA can justify, explain diversity, variation. It can undergo the process of replication. So the best genetic material is a DNA, and double-stranded DNA is found in all types of cells. ये एक टैग लाइन है ना, ये हजारों एमसीक्यू की आंसर देंगी। What is that? Genetic material of all the cells is double-stranded DNA. अब बोलेंगे मैम हजारों, चलो 10 के आंसर कर देते हैं, राइट। हाँ, टेल मी जेनेटिक मटेरियल ऑफ राइजोपसीज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ इकोलाइज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ राइजोबियाइज, जेनेटिक मटेरियल ऑफ होमो सैपियनीज, which is the genetic material for diatoms, dinoflagellates. Which factor regulates the genetic material? Which factor regulates the hereditary characters in Mendel's pea plant? Which chemical transfers over generation? Which chemical has ability to replicate? Right? Which chemical regulates the hereditary characters? What is present in eukaryotic cell, which is regulating enzyme synthesis? Phenotype of organisms is determined by the genetic material. ये सब, अब ऐसे कितने क्वेश्चन पूछती रहूंगी मैं, राइट। इस सब क्वेश्चन का आंसर है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। ओके, अब मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, ये सब क्वेश्चन का आंसर डीएस डीएनए है। आप बाद में बोलेंगे मैम ने क्वेश्चन इतने बोल दिए, आंसर एक बापी ने बोला। बेटा सब क्वेश्चन के आंसर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। इफ आई एम आस्किंग अबाउट जेनेटिक मटेरियल ऑफ राइजोपस, E. coli, Rhizobia, right? Then Acetabularia, it may be Gracilaria, it may be Sphagnum, it may be Mangifera indica, right? It may be Ficus religiosa, it may be Azadirachta indica, और वो नाम वो और botanical names, right? It may be Bacillus thuringiensis, right? It may be Rhizobia leguminospermum. It may be Nitrobacter, Nitrosomonas, Nitrococcus, right? It may be Acetobacter aceti. रुक जाओ, तो यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, ये सब का जेनेटिक मटेरियल फिर से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। इतने जो मैंने नाम लिए ना 15-20, ये सब का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, whether the cell is eukaryote और whether the cell is prokaryote। अगर सेल यूकैरियोट है तो उसका जेनेटिक मटेरियल है लिनियर, राइट, लिनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगर प्रोकैरियोटिक है तो उसका आंसर है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, राइट। सो इतने जो मैंने पूरे एग्जांपल के नाम लिए, आई कवर्ड एंटायर 5 किंगडम्स। आई एम टेलिंग यू द की, कैसे सोचेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमली, ये सब के मैंने एग्जांपल आपको पूछे। बस आपको यहाँ पे 2 चीजें पता होनी है, प्रोकैरियोट है तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, यूकैरियोट है तो डबल स्ट्रैंडेड लिनियर डीएनए जेनेटिक मटेरियल बोल के काम करेगा, बराबर। तो देखो आपको क्या लगता है, मैम सिखा एक रही है, एमसीक्यू दूसरा आ रहा है,
बेटा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, एक लाइन है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल सेल्स। अब ऑल सेल के प्रकार हमने कहाँ पे सीखे? 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो मैंने ये ऑल सेल के नाम आपको बोले, प्रिसाइजली शब्द बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज किया, राइट? आई कैन से ट्रिटिकम एस्टिमम, आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितने आपने माइक्रोब्स के नाम सीखे वो सब मैंने ले लिए। सो इजंट इट व्हेन आई ब्रिंग adolescence information in a concept then it becomes difficult, बराबर? सो मैंने बोला जेनेटिक सिंपल नहीं है, बॉटनी का पेपर सिंपल नहीं रहेगा। सो आपको ये सोच के चलना है। ओके, डॉक्टर बनोगे तो क्या सिर्फ एक ही चीज समझोगे? आपको 1000 चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए। आर यू गेटिंग मी? आपको उसके 100 रिपोर्ट जो आपके सामने पेशेंट के हैं उसको आपको रिलेट करके डायग्नोसिस करना है। आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि मैं राइट हैंड के उंगली के ये नाखून का डॉक्टर हूं, आई डोंट नो अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रिलेट करना सीखो, प्लीज रिलेट करना सीखो। टोटल जेनेटिक्स हमको रिलेशन पे सीखना है, राइट? सो देखो व्हाट आई सेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट? ग्रिफिथ ने प्रूव कर लिया। ओके, हर्शी चेस, एवेरी, मैक्लिओड, मक्कार्टी, राइट? वैटसन एंड क्रिक ने उसका हमको स्ट्रक्चर दिया, हमको उसका रेप्लिकेशन का मेथड भी सिखाया, राइट? अब बेटा जेनेटिक्स में थोड़े साइंटिस्ट के नाम भी आएंगे तो हम लोगों को उसके बारे में भी सोचना है। सो एवरीवन रेडी? आपके क्लास वर्क में 2 पेजेस, 2 फुल पेजेस आप साइंटिस्ट के नाम और कंट्रीब्यूशन के लिए छोड़ देंगे। ओके, सो कम टू फुल पेजेस। यहाँ पे दूसरी कोई चीज नहीं लिखेंगे। इसके पहले का पेज आपने बनाया था फॉर्मूला के लिए, टोटल जेनेटिक्स के फॉर्मूला ये पेजेस पे आएंगे, टोटल जेनेटिक्स के साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे बनेंगे। जैसे हम सीखते जा रहे हैं वैसे यहाँ पे अपडेट करते रहो। मैं जब सिखा रही हूँ तो बार बार रिपीट करूंगी, वैटसन एंड क्रिक, राइट? देन मॉरिस विल्किंस, देन रोसल्डिन फ्रैंकलिन, याद आ रहा है, राइट? ओके, सो ये सब यहाँ पे आप लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, राइट? कॉलम बनाएंगे हम लोग। टाइटल लिखा साइंटिस्ट नेम, टाइटल लिखा साइंटिस्ट नेम, राइट? साइंटिस्ट नेम में अब सबसे पहला पॉइंट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, राइट? अगर उसकी कंट्री मेंशन की है, उसका नेशन मेंशन किया है तो लिख लो। वो पूछना सही है गलत है आपको पसंद है नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, वो बाद में सोचेंगे। यहाँ पे इसके अगर कंट्री नेशन मेंशन किया है वो लिख लेंगे, राइट? देन द विल से नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, अगर है तो, राइट? नहीं तो मटेरियल यूज्ड, जैसे मिसेल्सन एंड स्टाल ने इकोलाई यूज किया, बराबर है? हर्शी चेस ने स्टेफिलोकोकस निमोनिया यूज किया, बराबर बोल रही हूं? हर्शी चेस अगेन यूज्ड इकोलाई, राइट? एंड बैक्टीरियोफाज। ग्रिफिथ, एवेरी, मैक्लिओड, मैक्कार्टी यूज डिप्लोकोकस निमोनिया। देखो अभी कंफ्यूजन शुरू हो गया, इसलिए लिखते जाओ, लिखते जाओ, जब टाइम मिलेगा देखते जाओ, राइट? ओके, वीडियो देख देख के तंग आ रहे हो, पढ़ पढ़ के तंग आ रहे हो तो खुद की ऑडियो बनाना, राइट? ऑडियो सुनते जाओ। साइंटिस्ट, उसकी कंट्री है तो गूगल सर्च नहीं करेंगे हम, राइट? नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, FW वेंट है तो एवेना कर्वेचर टेस्ट, राइट? मिसेल्सन एंड स्टाल है तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, मटेरियल यूज्ड, राइट? देन कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, आउटकम, राइट? एंड लास्ट वन, ये लास्ट कॉलम यहां पे रहेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब ये साइंटिस्ट से रिलेटेड अगर कोई और आता है, नोबेल प्राइज विनर है, वैटसन एंड क्रिक नोबेल प्राइज विनर है, सो प्लीज आई एम गिविंग यू 2 minutes, मेक 2 pages, full pages, ये साइड, राइट डाउन नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। इसमें मेंडल, सीपीआई सब आएगा, ज़ूलॉजी के भी आएंगे, हमको ही सीखना है पूरा, राइट?
चलो सबसे पहला कॉलम नेम है तो उसका नेशन, नहीं है तो स्पेस छोड़ दो, राइट। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मटेरियल यूज्ड, राइट। अब मटेरियल यूज में भी दो चीज होती है, लिविंग नॉन लिविंग। हाँ, विच नॉन लिविंग केमिकल्स आर यूज्ड बाय मेसर्सन एंड स्टार, विच केमिकल्स आर यूज्ड। या टेल मी, कल की बात है, ये लेक्चर की प्रीवियस बात है। हाँ, NH4Cl CSCl, राइट। नेक्स्ट केमिकल्स, कौन सा मेथड यूज किया था उन्होंने, सेंट्रिफ्यूगेशन, बराबर। अगर आप हर्शीचेस की बात करें तो कौन से रेडियो एक्टिव केमिकल यूज किया उन्होंने, हेवी आइसोटोप्स कौन सा यूज किया, P32S35, बराबर। सो ये यहाँ पे आएगा मटेरियल यूज्ड। कंक्लूजन एंड इफ एट ऑल एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हम चैप्टर करते करते लिखते जा रहे हैं। एवरीवन क्लियर विद दिस, राइट। चलो सो देखो चैप्टर हमारा कहाँ तक आया, कौन सा केमिकल जेनेटिक मटेरियल बोल के काम कर रहा है, फिर हमने उसका स्ट्रक्चर देखा और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ इट रेप्लिकेट्स एंड द डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन इट। एंजाइम बार बार बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम ध्यान में रखो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हाउ इट वर्क्स। डीएनए कैरेक्टर रेगुलेट करता है तो कैसे करता है, सी डीएनए इज अ मास्टर मॉलिक्यूल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट। डीएनए रेगुलेट हेरिटेबल कैरेक्टर्स, राइट। DNA regulate heritable characters, that is phenotypes. DNA regulate heritable character, that is phenotypes, by using its assistant RNA. DNA बिग बॉस है, न्यूक्लियस में बैठा है, काम कैसे रेगुलेट करेगा, असिस्टेंट को भेजेगा, ओके। न्यूक्लियस को में असिस्टेंट को सिखाएगा काम कैसे करना है, उसको बोलेगा जा काम कर। असिस्टेंट RNA जो न्यूक्लियस में बना वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, राइट। राइबोसोम की मदद लेगा, डीएनए ने जैसा बोला वैसे प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन एंजाइम बोल के काम करेगा, राइट। अगर एंजाइम है समझ लो रुबिस्को, राइट। रुबिस्को की वजह से CO2 फिक्सेशन होगा और प्लांट सेल ग्लूकोज बना पाएगा, राइट। सो रुबिस्को बनाने वाला RNA किसने बनाया, डीएनए ने। तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी किसने रेगुलेट की, डीएनए ने। ओके, सो नाउ वी आर इन एक्चुअल पॉइंट, डीएनए काम कैसे करता है। ओके, आई हैव टॉट यू वन मोर वर्ड इज सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ, दैट इज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब आपको अगर थोड़ा याद है तो आपके चैप्टर 7 में सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको ये चीज ब्रीफ में समझाई थी। मास्टर मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसे काम करता है, तो हमने ये डायग्राम यहाँ पे लिखा था, अगर आपको याद है तो। सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। डीएनए के पास अलग अलग काम करने की इंफॉर्मेशन है, एक काम करने की इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे जीन। A segment of DNA regulating one character is called gene, right? That gene is synthesizing mRNA. DNA is synthesizing mRNA, messenger RNA, right? It also synthesizes other assistants, that is, we have discussed this sequence, rRNA, mRNA, tRNA. All the RNAs are synthesized by DNA, लेकिन DNA का मेन मैनेजर, काम की इंस्ट्रक्शन सुनने वाला कौन है, mRNA, राइट। सो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। DNA undergo the process of transcription, prepare all the 3 types of RNA, but mRNA, it's its main messenger RNA who writes down the message of DNA. ओके, देखो ये जो डीएनए है इसकी ऑटो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी हमने सीखी। डीएनए प्रोड्यूसिंग डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, याद है, डीएनए प्रोड्यूसिंग डीएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, बराबर। डीएनए प्रोड्यूसिंग आरएनए, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नाउ ऑल द आरएनएस वर्क टुगेदर along with ribosomes. Again, the site of synthesis of protein, ribosome. So ये तीनों आरएनए राइबोसोम के अंदर काम करेंगे
और अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाएंगे। सो आरएनए ने प्रोटीन बनाना, ओके, ये प्रोसेस को हमने शब्द यूज किया था ट्रांसलेशन। All the RNA work together, undergo the process of translation to prepare proteins. Proteins are of two types: structurally important protein and functionally important protein, जिसको हमने शब्द यूज किया है एंजाइम। फंक्शनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंजाइम्स। अब ये एंजाइम कौन सा बात किया था मैंने अभी? रूबिस्को। याद है ना, फोटोसिंथेसिस में रूबिस्को की एक्टिविटी बहुत अच्छे से सीखी थी। समझ लो ये एंजाइम रूबिस्को है। रूबिस्को के प्रेजेंस में क्या होगा? CO2 प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, वाटर, ATP, NADPH2, right? It will synthesize C6H12O6. अब देखो, being autotroph, the plant can perform the process of photosynthesis. They are green in color, right? So this ability to perform photosynthesis is mainly regulated by the enzyme Rubisco. What is Rubisco? Rubisco is enzyme. What is enzyme? Enzyme is a functional protein, right? It is a type of protein. Who prepared the protein? mRNA has the information to prepare that particular protein. With the help of rRNA, tRNA and ribosome, mRNA prepared the protein. Right? Who taught mRNA to prepare that protein and regulate the process of photosynthesis? It is a segment of DNA which is regulating the synthesis of mRNA and ultimately regulate the ability to perform process of photosynthesis. Right? Is gene, and gene is chemically made up of double-stranded DNA, a segment of DNA regulating one character. DNA का एक टुकड़ा जो रूबिस्को बनाने की इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। मेन एंजाइम सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज इज रूबिस्को, राइट? ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? ये इंफॉर्मेशन होल्ड करने वाला अल्टीमेट बायोमोलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। सो डीएनए इज रेगुलेटिंग द फेनोटाइप, दैट इज द एबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। सो ये जितने भी आपको हेरिटेबल कैरेक्टर्स दिखते हैं, ओके, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, आपके बॉडी में डाइजेशन है। 11th में आपको स्किन कलर का एग्जांपल दिया था, राइट? सी एंजाइम सिंथेसाइजिंग मेलेनिन, राइट? सो यहाँ पे हमने क्या सीखा था 11th में? स्किन कलर। ये है ना, सब आपके सिलेबस में है, राइट? एंजाइम रूबिस्को होगा या एंजाइम स्किन कलर डिसाइड करेगा। आपका स्किन कलर है बहुत फेयर, व्हाई? आपके पास मेलेनिन कम है। हु प्रिपेयर्ड मेलेनिन? एंजाइम, राइट? व्हाट इज एंजाइम? प्रोटीन। Who prepared protein? mRNA. Who taught mRNA to prepare the protein? DNA. So who regulated your skin color? That is a segment of DNA regulating a one character is one gene, and gene is chemically made up of double-stranded DNA. ऐसे आपके लाइफ में हजारों केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर होते रहेंगे, राइट? तो इसको हमने बोला था सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ। समझ रहे हो, राइट? सो ड्यूरिंग स्टडिंग दिस, देखो हमारा अभी क्या हो चुका? रेप्लिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, we discussed structure of DNA. Now come to the important process occurring while expression of gene, while working of DNA. DNA काम कैसे करता है? तो काम करते वक्त सबसे पहली स्टेप DNA जो फॉलो करता है, that is transcription. सेकेंड प्रोसेस फॉलो करता है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनता है वो कैरेक्टर रेगुलेट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, और अलग अलग कैरेक्टर रेगुलेट होते हैं। दिस इज अ सेंट्रल डोमा। ये टोटल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। इट इज ट्रू फॉर प्रोकैरियोट, इट इज ट्रू फॉर फंगाई, इट इज ट्रू फॉर प्लांट, इट इज ट्रू फॉर एनिमल्स। सो दिस इज सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोमा ऑफ लाइफ। Transcription.
डीएनए एक्सप्रेस करता है तो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है. सो हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन गोज ऑन, इट इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए, इट इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए बाय डीएनए. देखो डीएनए बनाते वक्त, डीएनए ने रेप्लिकेशन करते वक्त क्या किया, जो कॉइल्ड स्ट्रैंड थे उसको सेपरेट किया. ओके, सेपरेशन के लिए डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन यूज किया, राइट. ओके, सेपरेटेड स्ट्रैंड को स्टेबल करने के लिए एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एंजाइम का यूज किया. एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड किया. सेम प्रोसेस विल अकर इवन इन ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए को आरएनए बनाना है, बराबर. सो देखो, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड हेलिकली कॉइल्ड, ये ओपन हो गया रेप्लिकेशन बबल जैसा, लेकिन अब डीएनए नहीं बनाएगा, डीएनए ट्रांसक्राइब कर रहा है तो आरएनए बनाएगा. सो डबल स्ट्रैंडेड dsDNA opened up. This is single strand of DNA, right? Okay, opening is done by DNA unwinding protein, right? These two strands are stabilized by SSB protein. Now these things are not mentioned in the book, but it are exactly similar like DNA replication. So why not go for this information? They can ask this. Right, then there will be activation of nucleotides, right? But here the nucleotide which are required will be ribonucleotides. Then unwinding of double-stranded DNA, stabilizing the double-stranded DNA, and now activated ribonucleotides. जो हमने activation of nucleotides सीखा था, याद है ना? It is AMP, GMP, CMP, UMP, right? All the four will combine with ATP. It will be activated by ATP and they are converted to triphosphate, that is activated form, activated ribonucleotides. Ribonucleotide matlab thymine is substituted by uracil, and the sugar present in the ribonucleotides is not deoxyribose, it is ribose sugar, right? Okay, ribose sugar का deoxyribose sugar का structure हम देख चुके. So nucleotides are activated. Now one by one are added here. See, DNA ने DNA बनाया तो DNA polymerase enzyme लगा, तो DNA जब RNA बनाएगा तो RNA polymerase enzyme लगेगा. डीएनए जब रेप्लिकेशन शुरू करता है तो ओरिजिन, तो जब डीएनए आरएनए बनाता है तो यहां पे एक लोकेशन रहेगा, दिस इज कॉल्ड प्रमोटर. दिस इज अ प्रमोटर रीजन. यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस, आरएनए बनाने की प्रोसेस शुरू होगी. Okay, so see, ये DNA strand, single strand, sense होता है. The one which is sensed, the one which guides the process of transcription is called template. The one which is causing the process of transcription is called template. जो RNA बनाना गाइड करता है उसको बोलेंगे template. जो गाइड नहीं करता उसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट. मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA जब ओपन अप हो गया, डबल स्ट्रैंडेड DNA जब ओपन अप हो गया तो एक स्ट्रैंड कुछ नहीं करेगा, आरएनए नहीं बनाएगा, जो सेंस नहीं होगा, जो आरएनए बनाने के गाइडेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इज नॉन टेम्पलेट. और जो रीड हो रहा है दैट विल बी टेम्पलेट. ओके, सो अमंग द टू स्ट्रैंड्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ओके, इट स्टार्ट्स विथ प्रमोटर, देन द इंफॉर्मेशन blah 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 will be used. Okay, and the process will be terminated at this point, right? So promoter region and this will be a terminator region. Promoter region and a terminator region present on the template strand. Okay, look at this. DNA is a polar molecule. So this is 3' end, this is 5' end. So you need to remember that the promoter is present at 3' end of template. अगर template की position with reference to non-template के हिसाब से, if the position of promoter with respect to non-template it should be considered,
it will be here 5 dash and here it will be 3 dash because two strands of the DNA are anti-parallel. So what we'll say that promoter is on the 3 dash end of the template, promoter is on the 5 dash end of the non-template, right? Terminator is present at 5 dash end of the template, and with reference to non-coding non-template strand, the terminator is at 3 dash end. So क्वेश्चन सुनते पढ़ते वक्त आप ध्यान में देंगे कि प्रमोटर का लोकेशन, right, location of promoter, whether it is asked in reference to template or whether it is asked in reference to non-template strand of DNA. Okay, see, promoter is the location which is sensed by the enzyme RNA polymerase. RNA polymerase is an enzyme that is protein. You know proteins are made up of polypeptides. Proteins are made up of polypeptides, right? So this RNA protein has many polypeptides. Okay, to be very precise, 5. Okay, उसमें अलग अलग फैक्टर्स है, राइट? वो जो पॉलीपेप्टाइड्स है उनके अलग अलग काम है. आरएनए पॉलीमरेज की एक पॉलीपेप्टाइड दैट इज सिग्मा, इट सेज शुरू हो जा, सिग्मा से शुरू हो जा. ओके, राइट? सो व्हाट इज दिस? सी, आरएनए पॉलीमरेज विल कम and RNA polymerase will bind at promoter region. Right? So what is this enzyme? Is RNA polymerase. It will bind at promoter region. Promoter region is at 3 dash end of the template. It senses the promoter and in presence of its sigma factor, it go on adding activated nucleotides. So what we'll say? This is RNA polymerase plus sigma factor, right? RNA polymerase with sigma factor, क्योंकि sigma उसी का part है, right? So it will be, okay, simple language I'll use plus. So in presence or part of the RNA polymerase, sigma factor will help in locating the promoter. Promoter को locate करना है, उसको bind करना है, right? और complementary strand, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट का न्यूक्लियोटाइड है वो देख के एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाना है, राइट? सो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट शुरू करेगा और वो जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है वो एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाएगा. मतलब यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे यूरासिल ऐड होगा, यहाँ पे थाइमिन, डीएनए पे अगर थाइमिन है तो आरएनए पे एडेनिन ऐड होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन है तो ग्वानिन. लाइक दैट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड. सेम वे जैसे हमने डीएनए की बात की थी, दिस इज मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड विल कम हियर. Activation require energy. It will come here, releases 2-phosphate, energy is released. That released energy is used for the bond formation. It will form bond with the nucleotide, that is phosphodiester bond, right? And complementary strand formation, hydrogen bond. Okay, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये डीएनए के साथ आरएनए परमानेंटली बाइंड होने वाला नहीं है. आरएनए बनेगा और इधर से रिलीज हो जाएगा, काम करने के लिए साइटोप्लाज्म में चला जाएगा. ओके, सो सी, activated nucleotides, diphosphate, triphosphate will come here. RNA polymerase will check the complementarity, 2-phosphate are released and chain of nucleotides of complementary ribonucleotides will be added, right? और ये प्रोसेस टेम्पलेट के अनुसार 3:5 डायरेक्शन में जाएगी. ओके, अब देखो, अगर टेम्पलेट का ये 3 डैश एंड है तो आरएनए का, राइट, यहाँ पे आरएनए का ये 5 डैश एंड होना चाहिए, राइट? सो सी, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड एट इट्स ओन 5 डैश एंड एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स इट्स 3 डैश एंड. इजंट इट? याद करो, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या बात की थी? बायोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन 5:3 डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, राइट? विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ it will be synthesized in 5:3 direction, right? So see,
With respect to template, the transcription occurs in 3:5 direction. With respect to itself, transcription occur in 5:3 direction. सही बोल रही हूँ ना? ठीक से सुन रहे हो क्या? With respect to template, transcription occur in 3:5 direction. With respect to newly synthesized RNA, transcription occur in 5:3 direction. Right? So जैसे जैसे new nucleotides add हो जाएंगे, this is the step of elongation. Right? So ये जो polypeptide बनते जा रहा है, इसको बनाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज का और दूसरा एक फैक्टर काम करेगा, कोर एंजाइम बोलते हैं उसको. राइट? जैसे जैसे ये आगे जाएगा, टर्मिनेटर आएगा. राइट? तो टर्मिनेशन के पास आते बराबर, राइट, सो एज इट रीचेस हियर, ओके, हियर रो फैक्टर विल कम. तो सिग्मा सेज शुरू हो जा, रो सेज रुक जा फॉर ट्रांसक्रिप्शन. राइट? जैसे ये प्रोसेस आगे जाएगा, टर्मिनेशन का ये जो सीक्वेंस है डीएनए का, जो बोलता है प्रोसेस को रोक दो, वो सेंस करने वाला पार्ट है रो फैक्टर. रो फैक्टर ये सेंस करेगा, नए न्यूक्लियोटाइड का एडिशन बंद कर देगा, और ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए यहां से रिलीज होगा, and this RNA will be newly transcript. अभी बनाया है RNA, राइट? ये जो अभी बनाया RNA है, इसका नाम है heterogeneous nuclear mRNA. Heterogeneous nuclear mRNA, which is having this one 5' end and this one 3' end. Right? This is briefing of transcription. Detail we'll discuss in next lecture.